मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं अधिगम लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग यानी सीखना। तो जब व्यक्ति कुछ सीखता है तो सबसे पहली बात उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जो उसका पहले बिहेवियर था, सीखने के बाद कुछ ना कुछ सीखने के बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। तो सीखना क्या है? अधिगम क्या है? मानसिक प्रक्रिया। वह मानसिक प्रक्रिया, तो ये भी ध्यान रखें कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। वह मानसिक प्रक्रिया जिससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ सीखा है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है पीछे कि ये वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन ही है। तो सीखना क्या है? सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और व्यक्ति जो है वो अपने व्यवहार को पहले से उन्नत कर लेता है, उसका परिमार्जन कर लेता है। तो अधिगम से व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जैसे जैसे अधिगम बढ़ेगा वैसे वैसे परिपक्वता बढ़ेगी। परिपक्वता, अधिगम से व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो अधिगम क्या है? अधिगम तो व्यक्ति के व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आना अधिगम को बताता है। व्यक्ति के व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आना अधिगम को बताता है। अब अधिगम जो है, इससे आप देखें तो हर साल क्वेश्चन आता है। ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजी का एक कि कोई साल ही शायद ऐसा होगा जिसमें इससे प्रश्न नहीं आया होगा। तो हर साल इससे प्रश्न आता है, और प्रश्न आता है या तो अधिगम के नियम यानी सीखने के नियम किसने दिए। पहला इम्पोर्टेंट बात तो ये, एक तो आता है सीखने के नियम और एक आते हैं सीखने के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। एक तो सीखने के यानी अधिगम के नियम है और एक सीखने के यानी अधिगम के सिद्धांत है। अधिगम या सीखना एक ही बात है। तो एक आते हैं सीखने के नियम और एक आते हैं सीखने के सिद्धांत। सीखने के जो नियम हैं वो दिए थे थारनडाइक ने। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं साइकोलॉजी के परिचय के अंदर। थारनडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, इसलिए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है वो थारनडाइक को ही माना गया है। थारनडाइक, सीखने के नियम थारनडाइक ने दिए थे। सीखने के सिद्धांत में कई वैज्ञानिक जुड़े हैं, जिसमें थारनडाइक का नाम भी है। पावलोव थ्योरी आएगी कुत्ते वाली, स्किनर थ्योरी आएगी और गेस्टाल्टवाद आएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद, समग्रता का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो सिद्धांत में थारनडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत और गेस्टाल्टवाद, इन चारों को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी भी कुछ सिद्धांत है जिनमें सिर्फ हमने मनोवैज्ञानिकों के नाम लर्न करने हैं, तो वो सीखने के सिद्धांत में डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सीखने के नियमों की। सीखने के नियम, सीखने के नियम दिए थे थारनडाइक ने। अब इसमें थारनडाइक ने सीखने के नियमों को दो भागों में बांटा। एक तो मुख्य नियम, प्रमुख नियम, और एक गौण नियम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कितने नियम प्रमुख नियम है या कितने नियम मुख्य नियम है। गौण यानी सहायक नियम। तो मुख्य नियम और सहायक नियम। मुख्य नियम थे तीन मुख्य नियम दिए थे थारनडाइक ने,
और 5 गौण नियम या सहायक नियम दिए थे। तो सीखने के नियम थार्नडाइक ने दिए, जिसमें 3 मुख्य है और 5 गौण नियम हैं। सबसे पहली बात करें हम मुख्य नियमों की, तो पहला नियम आता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। दूसरा नियम आता है अभ्यास का नियम। या इसे उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है, या उपयोग अनुपयोग का नियम। और तीसरा मुख्य नियम आता है परिणाम या प्रभाव का नियम। परिणाम या प्रभाव का नियम। इसे संतोष असंतोष का नियम, पुरस्कार या दंड का नियम, सुख दुख का नियम भी कहा जाता है। तो संतोष असंतोष का नियम, सुख दुख का नियम और पुरस्कार व दंड का नियम। तो ये 3 मुख्य नियम थे। क्वेश्चन सीधा ही आता है, निम्न में से कौन सा नियम थार्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? तो इन तीनों नियमों के अलावा जो नियम दिया होगा जिसमें गौण नियम आएंगे वो मुख्य नियम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, निम्न में से मुख्य नियम है या मुख्य नियम नहीं है? तो कितने मुख्य नियम है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीखने के नियम किसने दिए? थार्नडाइक ने। दूसरा को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 3। सीखने के गौण नियम कितने हैं? 5। फिर सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? तो इन तीनों में से आएगा। सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? तो इन तीनों के अलावा जो होगा। पहले इन तीनों नियमों को देखें कि क्या है तीनों नियम। बहुत ही आसान। तत्परता का नियम, तो व्यक्ति जिस काम को सीखने के लिए तत्पर रहता है उसे तुरंत सीख लेता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चा जो है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो साइकिल की मांग करता है अपने गार्जियन से कि मुझे साइकिल दिलाए। तो वो साइकिल चलाना सीखने के लिए तत्पर होता है और वो साइकिल चलाना बहुत जल्दी सीख लेता है। तो तत्परता का नियम, जिस काम को सीखने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है उसे जल्दी सीख लेता है। दूसरा नियम आता है अभ्यास का नियम या उपयोग अनुपयोग का नियम। तो जिस काम का हम बार बार अभ्यास करते हैं उसे हम जल्दी सीख लेते हैं। यानी जिस चीज़ का हमने बार बार उपयोग किया उसे जल्दी आसानी से सीख लिया, और जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे उसे नहीं सीख पाते। इसलिए अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। तो जिसको हम बार बार काम में लेते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार जिसका अभ्यास करते हैं उसको सीख जाते हैं, और जिसको काम में नहीं लेते, जिसका उपयोग नहीं करते या जिसको रिपीट नहीं करते उसे नहीं सीख पाते। तो उपयोग अनुपयोग का नियम बना। परिणाम या प्रभाव का नियम क्या है कि जो रिजल्ट आया है वो बहुत मायना रखता है सीखने से। अगर हमें अच्छा परिणाम मिला है तो फिर हम सीखने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं और सीखते हैं, तुरंत सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। अगर हमें दंड मिला है तो हम उस मार्ग पर नहीं जाते जिस मार्ग पर हमें दंड मिलता है। जैसे आपको स्थिति बताता हूँ। अब एक टीचर, 2 तरह के टीचर हैं। एक टीचर तो जो हमें होमवर्क न करने पर मारता है, और दूसरा टीचर जो होमवर्क न करने पर कुछ नहीं कहता। तो हम किसका होमवर्क करते हैं? जो हमें मारता है उसका होमवर्क हम पहले करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसने आकर कोई ना कोई
पुरस्कार या दंड देना है, पुरस्कार या दंड देना है। तो वो ये जो प्रभाव है उसका, ये हमें सीखने के लिए आकुल करता है कि हम पहले इसका काम करें फिर बाद में देखेंगे। क्लियर। तो परिणाम या प्रभाव का नियम, मेन प्रभाव का नियम ही कहा जाता है इसको, प्रभाव का नियम। तो पुरस्कार या दंड का नियम, संतोष असंतोष का नियम। यूँ भी कह सकते हैं कि जिस काम को करने में हमें संतोष मिलता है वो हम आसानी से कर लेते हैं, और जिस काम को करने में हमें संतोष नहीं मिलता वो हम नहीं करते। जिस काम को करने से हमें सुख की अनुभूति होती है वो हम करते हैं, और जिस काम को करने से हमें सुख की अनुभूति नहीं होती वो काम हम नहीं करते। इसका जो सपोर्ट किया था वो किया था मैकडूगल ने। इस नियम को सपोर्ट करने वाला था मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या किया, चूहों पर प्रयोग किया था, चूहों पर प्रयोग किया। तो उसने क्या किया, 2 रास्ते चूहे को दिए बाहर निकलने के। एक साइड तो उसने बिजली का करंट रखा और दूसरी रास्ता सामान्य था। तो कुछ चूहे इस साइड भागे, कुछ चूहे इस साइड भागे। तो इधर जब जा रहे थे तो बिजली का झटका लग रहा था उनको, यानी उनको दंड मिल रहा था, असंतोष था, दुख था। तो इधर वो गए लेकिन उनको बिजली का झटका लगा। तो उसने क्या देखा कि शुरुआत में चूहे इधर जाते हैं लेकिन बाद में कोई भी चूहा इधर नहीं जा रहा, यानी जिस काम में उनको दंड मिल रहा था उन्होंने वो काम ही नहीं किया। बाद में कोई भी चूहा इस साइड नहीं गया। तो चूहों पर प्रयोग किया उसने, और जिस रास्ते में चूहों को बिजली का झटका लगा चूहों ने उस रास्ते में जाना ही छोड़ दिया। तो परिणाम या प्रभाव के नियम की जो पुष्टि थी, जो उसका सपोर्ट था, वो किया था किसने, मैकडूगल ने, चूहों पर प्रयोग करके। तो ये थे 3 नियम, मुख्य नियम। अब आते हैं गौण नियम या सहायक नियम, सीखने के गौण नियम या सहायक नियम, जिसमें एक आता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया मतलब जब तक हम सीख नहीं जाते तब तक उसको बार बार रिपीट करते रहें, बहु प्रतिक्रिया। इसे हम कह सकते हैं कि प्रयत्न व भूल विधि द्वारा सीखना। हमने सीखने का प्रयत्न किया पर हम नहीं सीख पाए, तो फिर हम वापस प्रयास करें, फिर भूल रहे हैं तो फिर वापस प्रयास करें, यानी हम बार बार प्रतिक्रिया करें, बार बार प्रयत्न करें। कब तक, जब तक वो सीखना स्थायी नहीं हो जाता। तो यदि हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो उसे फिर प्रयत्न करके सीखें। तो प्रयत्न व भूल का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा इसमें आता है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम या मानसिक विन्यास का नियम। मनोवृत्ति का नियम या मानसिक विन्यास का नियम। मनोवृत्ति का नियम, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मनोवृत्ति क्या होती है। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति का मानसिक विन्यास है, या ये मान लें मानसिक तस्वीर है, यानी उसके दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई है, मानसिक तस्वीर। किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर है मनोवृत्ति, जिसमें व्यक्ति ये निर्धारित करता है कि ये उसके लिए अनुकूल है और ये उसके लिए प्रतिकूल है। तो मनोवृत्ति जो है वो किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर, मानसिक विन्यास को बताता है, जिसमें व्यक्ति ये निर्धारित करता है कि क्या उसके लिए अनुकूल है और क्या उसके लिए प्रतिकूल है। तो जो उसे लगता है कि उसके लिए अनुकूल है वो तो वो सीख जाता है, और जो उसे लगता है कि वो उसके लिए प्रतिकूल है वो उसे नहीं सीख पाता, या उसमें वो कठिनाई अनुभव करता है। तो मनोवृत्ति क्या है?
मनोवृत्ति व्यक्ति का मानसिक विन्यास या मानसिक तस्वीर होती है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को अपने अनुकूल या प्रतिकूल मान लेता है कि ये चीज़ उसके अनुकूल है और ये उसके प्रतिकूल है। तो जिसे वो खुद के अनुकूल मानता है वो जल्दी सीख जाता है और जिसे वो प्रतिकूल मानता है उस विषय वस्तु को वो देरी से सीख पाता है। जैसे किसी की रुचि होती है मैथ में तो वो मैथ बहुत जल्दी सीखता है, वहीं एसएसटी में कम रुचि होती है तो फिर वो एसएसटी जो होता है वो नहीं सीख पाता। यही हमारी स्थिति रहती है साइंस वालों से। ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि वो जीके को प्रतिकूल मानते हैं, मानसिक विन्यास ही ऐसा बन गया, मानसिक तस्वीर ऐसी बन गई है कि जीके जो है वो बोरिंग सब्जेक्ट है, उसे हम नहीं कर सकते, उसमें रट्टा मारना पड़ेगा। तो फिर वो उसको मुश्किल लगता है, उसका अधिगम वो आसानी से नहीं कर पाते। तीसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का मतलब अगर हम सारा इकट्ठा नहीं सीख पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके सीखें, टुकड़ों में सीखें। तो आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम मतलब थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में स्टेप बाय स्टेप सीखना आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। उसके बाद आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण क्या है? नवीन ज्ञान को, अगर कोई नया ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखना। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखना आत्मीकरण कहलाता है। आत्मीकरण का नियम। तो अगर हम कोई नया ज्ञान लेना चाहते हैं तो पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके कि ये पहले से जुड़ी हुई बात है, जो पहले हमने सीखी है उसी से जुड़ी हुई बात है, तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखना आत्मीकरण कहलाता है। तो आत्मीकरण का उदाहरण है छोटे बच्चों में, जैसे हम बच्चों को 12 खड़ी सिखा देते हैं, कै ख ग, ये सारा सिखा दिया उसको कि क्या कै है, क्या ख है, क्या ग है। अब उनको प्रैक्टिस करवाते हैं शब्द बनाने की। तो फिर उन्हें हम कहते हैं जैसे कमल लिख, तो फिर वो कमल तो उसको पता लगता है कि कै, मैं और ल लिखना है, तो उसने शब्द बनाना सीखा। तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके उसने शब्द बनाना सीख लिया। तो ये आत्मीकरण का नियम है। और पांचवा आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो 5 गौण नियम है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन क्या है? पहले से कोई सीखा हुआ ज्ञान है, सीखे हुए ज्ञान का किसी अन्य स्थिति में उपयोग करना। सीखे हुए ज्ञान का किसी अन्य स्थिति में उपयोग करना। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने साइकिल चलाना सीख लिया, तो इसका मतलब उसको हैंडल संभालना आ गया, साइकिल संभालनी आ गई, डायरेक्शन सही डायरेक्शन में चलानी आ गई, तो फिर वो बाइक चलानी भी आसानी से सीख लेता है, क्योंकि उसको एक स्टेप आता है कि कैसे बैलेंस बनाना है। तो सीखे हुए ज्ञान का किसी अन्य स्थिति में उपयोग साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। तो ये मुख्य नियम और गौण नियम थे सीखने के। किसने दिए? थार्नडाइक ने। कितने मुख्य नियम दिए? 3। कौन कौन से? तत्परता का, अभ्यास का, उपयोग अनुपयोग का नियम भी जिसे कहते हैं, परिणाम या प्रभाव का, संतोष या दंड का, सुख दुख का नियम, पुरस्कार संतोष असंतोष का, सुख दुख का, पुरस्कार दंड का नियम।
गौण नियमों में बहुप्रतिक्रिया का, मनोवृत्ति का, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और साहचर्य परिवर्तन। तो ये नियम थे थार्नडाइक के सीखने के नियम। अब कल हम बात करेंगे सीखने के सिद्धांत की। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक समझ आ रहे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।